नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 29 तारीख है और एक बेहद अहम खबर ईरान से जो आ रही है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। क्या ईरान में एटम बम को लेकर, न्यूक्लियर बम को लेकर कोई बड़ा फैसला कर लिया गया है? क्या ईरान ने अपनी एटमी पॉलिसी को चेंज करने का मन बना लिया है? और क्या ईरान कोई परमाणु परीक्षण करने जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, ये सवाल अचानक से पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ईरान को लेकर चर्चा का मुद्दा बन गए हैं और इसकी सबसे अहम वजह है ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी में छपा एक एडिटोरियल। देखिए, फार्स न्यूज़ एजेंसी में आईआरजीसी यानी ईरान की जो सेना है, आईआरजीसी है खास तौर पर, उससे जुड़े विचार रखे जाते हैं। अब फास्ट न्यूज़ एजेंसी में एक एडिटोरियल छपा है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है, ये 28 जून का एडिटोरियल है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमलों से रक्षा करनी है तो उसका एकमात्र रास्ता है एटम बम बनाइए, न्यूक्लियर बम बनाइए। इस एडिटोरियल में यह बात कही गई है कि अगर ईरान को कोई डिटरेंस डेवलप करना है, यानी अमेरिका के ये जो बार बार हमले होते हैं, कभी समझौते की बात होने लगती है, कभी अपनी सुविधा के मुताबिक अमेरिका हमले करने लगता है, कभी इजराइल हमले करने लगता है। इन हमलों का अगर कोई पुख्ता इंतजाम करना है तो वो सिर्फ एटम बम के जरिए हो सकता है, परमाणु बम के जरिए हो सकता है। ये राय इस फार्स न्यूज़ एजेंसी के एडिटोरियल में छपी है, जिसके बाद जितने दुनिया भर के एटमी मामलों से जुड़े एक्सपर्ट हैं उन सब के कान खड़े हो गए। देखिए, कई खबरें ऐसी होती हैं जो आपको न्यूज़ चैनल्स में एकदम से देखने को मिल जाएंगी। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं, जिनको बाहर आने में थोड़ा वक्त लगता है और शायद वो चर्चा का मुद्दा धीरे से बनती हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर टॉक से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं, खासकर अमेरिका, इजराइल और यूरोप के, इन सब के कान इस आर्टिकल में छपी बात के बाद खड़े हो चुके हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ईरान की नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल जो है, क्या इसमें एटम बम को लेकर किसी तरह की कोई पॉलिसी चेंज को लेकर चर्चा की गई है? देखिए, मैं आपको 4-5 बयान बताता हूं जो इस पिछले 1 महीने के अंदर आप कह लीजिए जो सामने आए। हर बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर बड़ा बदलाव करने का मन बना लिया है। देखिए, 19 जून को अली बाघेरी कानी, ये मुख्य परमाणु वार्ताकार हैं, जो कि टॉक्स होती है अमेरिका के साथ, न्यूक्लियर टॉक्स, इसमें ईरान की तरफ से जो वार्ताकार हैं, जो बातचीत करते हैं, वो हैं। इन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर मुद्दे पर जो भी बात करेंगे अमेरिका से, वो बराबरी के स्तर की बात होगी। यानी उसमें ईरान के ऊपर यूरेनियम रोकने संबंधित कोई भी जो है दबाव, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई ऐसी शर्त नहीं मानी जाएगी जिसमें जो है अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की बात करे या यूरेनियम संवर्धन, एनरिचमेंट को रोकने की बात करे। उन्होंने साफ मना कर दिया, हम ऐसी किसी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। अब ईरान के अगर मुख्य परमाणु वार्ताकार जो हैं वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर के फैसले के बाद ये बयान दे रहे हैं। यानी ये बात तय है कि ईरान ना तो न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेगा और ना ही यूरेनियम एनरिचमेंट का अपना अधिकार है वो छोड़ेगा। ये बात हुई अली बाघेरी कानी साहब की, जो कि मुख्य वार्ताकार हैं अमेरिका के। अब एटमी एनर्जी चीफ है मोहम्मद इस्लामी, इनका बयान देखिए। इनका बयान आया था कि जो अमेरिका कह रहा था कि 20 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट रोक देगा ईरान, ये समझौते का हिस्सा हो जाएगा, इसको लेकर ईरान से जो है बातचीत चल रही है। उनकी तरफ से साफ कह दिया कि ये 20 साल वाली शर्त ईरान को कतई मंजूर नहीं है। यानी इस मोहम्मद इस्लामी ने भी इस ओर इशारा किया कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकने जा रहा। अब आप देखिए, ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी, ये आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर हैं, बड़े ओहदे पर हैं। इनकी तरफ से तो और साफ बयान आया है। इन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर बम बनाना, एटम बम बनाना हमारा अधिकार है। ये तो बड़ा ही साफ बयान था। ब्रिगेडियर जनरल है अली फदावी, ये वो लोग हैं जो आईआरजीसी चीफ अहमद वाहिदी साहब के बेहद करीबी हैं। ईरान में आईआरजीसी जो फैसले लेता है उसमें इन सब की भूमिका बेहद अहम है। इनसे तमाम कंसल्टेशन के बाद ही फैसले पर पहुंचा जाता है। अगर आप
पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, अब्बास अराक्ची साहब का बयान ये आना कि ईरान का यूरेनियम किसी कीमत पर ईरान के बाहर नहीं जाएगा। जो बातें थी कि अमेरिका ये कह रहा था कि हम जाके यूरेनियम ले लेंगे और बाहर आ जाएंगे, इस तरह की देश के बाहर जाएगा, इसको अब्बास अराक्ची ने फुल स्टॉप लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अब आप देखिए ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजिशकियान, इनकी तरफ से बयान आया कि यूरेनियम संवर्धन ईरान का अधिकार है और किसी भी कीमत पर ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार नहीं छोड़ेगा। अब आप देखिए ये जो 5-6 बयान हैं ये पिछले 30 दिनों के अंदर आए, यानी कि जब से ये बातचीत MOU और ये शर्तों की बातचीत थी, इस बीच में ये बयान आए। ये बयान पे जो है वो हमारी टीम नज़र बनाए हुए थी शुरू से कि देखिए अगर न्यूक्लियर जब भी डील की बात होती है या किसी देश में, दो देशों में न्यूक्लियर हथियारों को लेकर या प्रोग्राम को लेकर चर्चा होती है, तो ऐसे में सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप के बयान मायने नहीं रखते। जो वार्ताकार हैं या जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ हैं या जो परमाणु मामलों के टेक्निकल मामलों के जानकार हैं, इनके क्या बयान आ रहे हैं। देखिए इनके बयान सार्वजनिक रूप से अखबारों में ज़्यादा नहीं छपते, न्यूज़ चैनल्स में सामने दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप सर्च करें, इनके बयानों पर नजर रखें तो ये बयान मिल जाते हैं आपको। तो जो टेक्निकल टीम होती है, इनके बयान ये बताते हैं कि उस देश का फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, वो देश क्या सोचता है अपने परमाणु हथियारों को लेकर या एटमी पॉलिसी को लेकर। देखिए जिस तरह से हमले हो रहे हैं बार बार अमेरिका की तरफ से कि ट्रंप का जब मन किया तो केशम आइलैंड पर हमला कर दिया, फिर कभी सिरीक पे कर दिया, फिर उसके बाद 10 दिन के बाद आपने 10 दिन जो है शांति की बात करी, अपने स्टॉक एक्सचेंज फिर से बढ़ाए और दुनिया भर के शेयर मार्केट ऊपर उठे, फिर उसके बाद अपनी सुविधा के हिसाब से जो है वो फिर से कहीं पे बंदर अब्बास पे हमला कर दिया, कभी हॉर्मूज पर हमला कर दिया, उसके बाद फिर लगा कि जब ऑयल के प्राइसेस गड़बड़ हो रहे हैं, शेयर मार्केट डोल रहा है, तो फिर आप बातचीत की बात करें। तो ईरान में यही कहा जा रहा है कि ये जो बार बार हमले होते हैं या जो नेतन्याहू बार बार फाइटर जेट से हमले की धमकी देते हैं, इस पे अगर रोक लगानी है तो सिर्फ एक इलाज है, एटम बम, न्यूक्लियर बम। अब देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हालात को तेज़ी से बदल रही हैं। अली खामेनी साहब ने हमेशा कहा कि हम जब तक वो थे उन्होंने ये कहा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर धोखे से हमला किया गया, उनको शहीद किया गया, उसके बाद अगर आज आप ईरान में जाकर लोगों की राय लें तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये कहते हुए मिल जाएंगे कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहिए। यही एकमात्र इलाज है। ये जो हमले होते हैं बार बार कि आज यहां हमला कर दिया, कल वहां हमला कर दिया, परसों वहां हमला कर दिया, अगर इसका एक फुल स्टॉप करना है इसके ऊपर तो उसका एक ही हल है, वो है एटम बम। अब आप देखिए ये बात सिर्फ ओपिनियन के लेवल तक सीमित नहीं है। आप पिछले 3 मैं आपको कुछ और बयानों की चर्चा करता हूं। देखिए रूस की तरफ से बेहद अहम बयान आया। जिस दिन ये बयान आया था उस दिन से इस बात पर मेरी नज़र थी कि अब ईरान की तरफ से क्या ऐसा कोई सिग्नल आता है। देखिए क्रेमलिन मतलब रूस के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, इन्होंने 24 जून को, जो हाल ही में गई तारीख 24 जून को कहा कि इस समय परमाणु हथियार ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध जैसे बड़े खतरे से बचा सकते हैं। उन्होंने ये कहा, ये रूस कह रहा है, और रूस कब कह रहा है? जब हमले हो रहे हैं यूक्रेन के। 100 से ज्यादा ऑयल रिफाइनरी पर हमले हुए हैं रूस के पिछले 10 दिनों के अंदर। 100 से ज्यादा ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हुए। यूक्रेन ने हमले यूक्रेन ने नहीं करवाए, अमेरिका ने करवाए, यूरोप ने करवाए। आपको इतना तो समझ ही जाते होंगे, समझ ही जाइए इस बात को। ये हमले यूक्रेन की हैसियत नहीं है रूस से लड़ाई करने की, ये पीछे से यूरोप हथियार दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से तमाम दुनिया के एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं कि ये हथियार सब कुछ सप्लाई किए जा रहे हैं यूरोप और अमेरिका की तरफ से। प्लान है रूस के ऑयल को सप्लाई को पूरी तरह से बाधित करना, रूस को घुटने पर लाना, ये प्लान है। ये जो हमले रोके गए, ये जो फिर से जंग वाले हालात हो गए थे हॉर्मुज में, ईरान आमने सामने, और ईरान ने 12 से 20 घंटे के अंदर अमेरिका के बेसिस पर जो हमले किए हैं, उसके बाद जो करारा जो है जवाब दिया एक बार फिर डिफेंसिव मोड में डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन देखिए बड़े हमले की तैयारी थी, बड़े पलटवार की तैयारी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी ये नहीं चाहते कि हॉर्मुज से जो तेल निकल रहा है वो रुक जाए। अगर रूस का तेल भी रुक गया और हॉर्मुज को ईरान ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, हाहाकार मच जाएगा पूरी दुनिया में। तो अभी रूस पे कंट्रोल करना है तो हॉर्मुज खुला रखना जरूरी है, इसलिए वो दोहा में बातचीत हो रही है कतर में। उसका क्या नतीजा आएगा वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं।
मतलब आप छुरा पीछे लगा के रखे हो कि कब मौका मिलेगा और हम मारेंगे, और किसी को ये बात समझ नहीं आएगी। कौन सी बातचीत, कैसी बातचीत साहब। इतना तो हर शख्स अब ईरान से जुड़ा, मेरे दर्शक भी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अली खामनेई साहब 30 साल से इस बात को जानते थे, इसीलिए 1981 में कहा था कि पहला दुश्मन हमारा अमेरिका है, और शहादत के पहले तक वो इस बात को कहते रहे कि हमारा दुश्मन अमेरिका है और अमेरिका के साथ डील नहीं हो सकती। ये बात अली खामनेई साहब 30 साल से लगातार बोलते रहे, और वो बात देखिए हर कदम पर सच साबित होती है। जिनको उम्मीद है कि कोई डील हो जाएगी, कोई शांति हो जाएगी, क्या ही बोला जाए उनके लिए। अब हालात ये है कि कतर में कल जो बातचीत होनी है, दोहा में जो बातचीत होनी है। अभी हम रूस पर थे। देखिए जो दिमित्री पेस्कोव है, इनकी तरफ से दो बयान। पहला बयान उन्होंने कहा कि तीसरा वर्ल्ड वॉर अगर बचाना है तो उसको एटमी हथियार ही बचा सकते हैं, कि अगर आपके पास एटमी हथियार आ गया तो फिर कोई हमला नहीं कर रहा आप पे। उसके बाद ये नहीं हो सकता, ईरान के पास अगर एक बार बम आ गया फिर नहीं हो सकता कि आप यहाँ हमले कर देंगे और वहाँ हमले कर देंगे। बात नंबर एक। बात नंबर दो, जो रूस कह रहा है, पेस्कोव ने कहा दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है। उनके मुताबिक आज की सच्चाई यह है कि न्यूक्लियर डिटरेंस के अलावा दुनिया के पास कोई मजबूत सुरक्षा विकल्प नहीं है। सिर्फ आपके पास न्यूक्लियर डिटरेंस होना चाहिए, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि दुनिया में कई सारे ऐसे हथियार बनाए जाएंगे आने वाले वक्त में जो मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब कहलाएंगे, यानी कि वो छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ही खतरनाक होंगे। ये बहुत बड़ा इशारा था उनका। क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि मिनी न्यूक्लियर बम ही ऐसी समस्याओं का हल है? और क्या ये बात रूस ने ईरान के लिए कही कि भले आप एक बड़े स्तर पर न्यूक्लियर बम ना बनाएं, एटम बम ना बनाए, लेकिन मिनी यानी छोटे न्यूक्लियर हथियार क्या आपका एक नया डिटरेंस के रूप में काम करेंगे? अगर आपने छोटा न्यूक्लियर हथियार भी हासिल कर लिया, छोटा न्यूक्लियर हथियार का मतलब ये हुआ आपने कि भाई आप जो है हिरोशिमा नागासाकी जैसा बड़ा धमाका नहीं होगा उससे, लेकिन आप एक लिमिटेड एरिया में भी अगर रेडिएशन करके नुकसान पहुंचा सकते हैं तो भी ये भयंकर खतरनाक होगा, खासतौर पर इजराइल को तो निपटा ही देगा। ऐसी सूरत में क्या रूस ईरान के लिए बात कहना चाह रहा है कि मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब से आपकी समस्या का हल हो जाएगा? क्या यह सजेशन था रूस का ईरान को? कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल था, और जिस तरह से हमले हो रहे हैं रूस पर, उसके बीच में ये बयान आना, ये सीधा सीधा जो पूरे मिडिल ईस्ट में हालात हैं, वेस्ट एशिया में जो हालात है, इसको एड्रेस करते हुए ये बात कही कि आने वाले वक्त में मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब बेहद अहम होने वाले। ये स्टैंड था रूस का। अब देखिए एक और बयान, खुद किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी किया था, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा जिस तरह से ईरान पर हमले हो रहे हैं उससे ये बात साबित होती है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो हमने एटमी धमाके किए वो बिल्कुल सही फैसला था, जो हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाई वो बिल्कुल सही फैसला था, और हम इसे अब और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। हम अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या और बढ़ाएंगे, हम अपने मिसाइल रेंज को और आगे बढ़ाएंगे ताकि अमेरिका या कोई दूसरा देश हमला करने की हिम्मत ना कर सके। दूसरे शब्दों में एक्सपर्ट्स तमाम ये मानते हैं कि किम जोंग उन ने मुस्तबा खामनेई को ये समझाया, ये बात जो है उनसे कही है, उनको संदेश दिया है कि इजराइल का सिर्फ एक इलाज है, आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये हमले आप पर रुक जाएंगे। ये सबसे बड़ा डिटरेंस होगा। ये दो सबसे बड़े समर्थक रूस और नॉर्थ कोरिया, जिनकी तरफ से ये बयान से ये सब कुछ हो रहा है पिछले 10 दिन के अंदर, ये पिछले 15-20 दिनों के अंदर मैंने आपको जो 5-6 बयान बताए, वो नॉर्थ कोरिया का कहना, रूस का कहना, और अब ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी में ये संपादकीय लिखना, एडिटोरियल छपना कि भैया न्यूक्लियर बम ही बचा सकता है। इसमें यह भी कहा गया कि चीन ने जब अपना खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर लिया, न्यूक्लियर धमाका किया, उसके बाद ही अमेरिका ने चीन को मान्यता देके एज ए कंट्री उसके साथ बातचीत आगे शुरू की, और जंग नहीं हुई अमेरिका और चीन की। यानी ईरान, इसी आर्टिकल में ये बात कही गई है कि चीन को लेकर भी कहा जा रहा है कि जब चीन ने न्यूक्लियर धमाका किया उसके बाद अमेरिका के साथ उसके संबंध बदल गए और दोनों इक्वल लेवल पर आ गए। यानी
ये सब बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये बातचीत भले चलती रहे, ये चलती रहेगी। एमओयू पर कभी बातचीत हो जाएगी, फिर हमले हो जाएंगे, फिर बातचीत हो जाएगी। अरब देशों के साथ तमाम पर्दे के पीछे डील्स चल रही हैं। कल सुबह मैं आपको बड़ा खुलासा करूंगा एक वीडियो में कि ये दोहा बातचीत के पीछे असली खेल क्या चल रहा है। कतर में जो ये बातचीत हो रही है, इस बातचीत के पीछे असली मामला क्या है और क्यों बातचीत तो स्विट्जरलैंड में होनी थी, वो क्यों इधर शिफ्ट हो गई अचानक, वो दोहा में क्यों हो रही है, इसको लेकर भी कई खुलासे कल सुबह की वीडियो में। लेकिन फिलहाल मैं इस पर सीमित रहना चाहता हूँ। क्या ईरान में क्या बड़ा एटमी पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है? आपकी क्या राय है? क्या ईरान को किसी तरह का डिटरेंस हासिल करना चाहिए और क्या वक्त आ गया है इस बात का कि जो बार बार हमले होते हैं ये रोकने के लिए ईरान को रूस और नॉर्थ कोरिया की सलाह माननी चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।